छोड़ करके जो बड़े नेता जो भाजपा छोड़ करके गए हैं उन्हें उनकी वापसी का भी रोड मैप तैयार हो रहा है, उनकी वापसी की भी कोशिश हो रही है। इसी श्रेणी में यह माना जा रहा है कि हमारे जो सोर्स बता रहे कि येदियुरप्पा की वापसी को भी पर भी सहमति बन गई है और माना जा रहा है कि 14 जनवरी के बाद कभी भी उनकी पार्टी में वापसी हो सकती है, उन्हें उनकी ससम्मान वापसी में हो सकती है और इसको लेकर के सहमति भी बन गई है। जी ये जानना चाहेंगे विनीत, चूंकि बीजेपी इजलास में लोकसभा इंतखाबात की जो तैयारी पर बात हो रही है, पार्टी किन किन पार्टियों से गठबंधन कर सकती है? जी निश्चित तौर पे यहाँ पर जो लोकसभा की तैयारियों को लेकर के बात हो रही है उसमें एक अहम मसला यह भी है कि किस तरह के गठबंधन बनाया जाए, किन किन लोगों से गठबंधन किया जाए। गठबंधन की भी तलाश की जा रही है, घटक दलों की भी तलाश की जा रही है, एनडीए के आकार को बढ़ाने की बात की जा रही है। लेकिन इसके साथ ही साथ यहाँ पर एक बड़ा मसला यह है कि बीजेपी में जो है वह अपने दम पर जो मैजिकल फिगर है 272 का उसको पार करना चाहती है, इसको लेकर के भी रणनीति बनाई जा रही है। लेकिन इसके साथ ही साथ घटक दल हो, चाहे तमिलनाडु की बात करें वहां पर गठबंधन की बात हो रही है, उड़ीसा में गठबंधन की बात हो रही है, आंध्रा में गठबंधन की बात हो रही है। इसके साथ ही साथ कुछ छोटे छोटे जो क्षेत्रीय दल है, चाहे बिहार में हालांकि पार्टी अभी कह रही है कि वो अकेले चुनाव लड़ेगी, लेकिन वहां पर भी कुछ छोटे दल हैं, उनके साथ भी 2-4 सीटों पर समझौता की बात हो रही है, उन्हें समर्थन देने की बात चल रही है ताकि फिर बाकी सीटों पर उनका समर्थन लिया जा सके। तो पूरी यहां पर जो माथापच्ची बीजेपी की हो रही है संसदीय बोर्ड की बैठक में और मुख्यमंत्रियों की बैठक में, वहां पर यह भी हो रही है कि कैसे एनडीए का विस्तार किया जाए। लेकिन मैं यहां पर मुख्य बातें यहां पर है कि बीजेपी अपने बल पर भी 272 के आंकड़े को छूने की बात कर रही है और उसी कोशिश में सारी कवायद भी कर रही है। जी विनीत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात देने के लिए। ये थे हमारे नुमाइंदे विनीत जो तफसीलात बता रहे थे। उधर समाजवादी पार्टी सरबराह मुलायम सिंह यादव ने कल ये कहकर सब कुछ चौंका दिया था कि मुजफ्फरनगर में मौजूद फसाद मुतासिरीन के कैंपों में सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी के लोग मौजूद हैं। कांग्रेस ने मुलायम सिंह यादव के इस बयान पर हैरत का इजहार किया है। उसकी बात है कि जो लोग बेचारे फसाद का शिकार होकर के रिलीफ कैंपों में रह रहे हैं वो कैसे षड्यंत्रकारी हो सकते हैं। मुलायम सिंह जी ने कैसे ये बात कही, मुझे बड़ी हैरत है। अगर उन्होंने ये कहा है कि उनकी पार्टी के लोग गुंडागर्दी ना करें, मैं समझता हूं किसी भी पार्टी के लोगों को गुंडागर्दी करने का कोई हक नहीं है। पार्टी के वर्कर्स हों, लीडर्स हों, उनके बच्चे हों, उनको ज्यादा मोहतात रहने की जरूरत है। इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी दिग्विजय सिंह ने कहा है कि फिरकावाराना सियासत को खत्म करना चाहिए और इसकी शुरुआत समाजवादी पार्टी से होनी चाहिए। होलीगनिज्म की राजनीति बिल्कुल खत्म होना चाहिए और उन्हें शुरुआत समाजवादी पार्टी से ही करना चाहिए। साथ साथ मुजफ्फरनगर के जो हालात हैं, क्यों बिगड़े, क्या हो रहा है, किसने किया, क्यों किया, दोषी व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई, ये सब की जवाबदारी तो समाजवादी पार्टी और मुलायम सिंह जी खुद की न है ना, उनको पूरा करना चाहिए। मुजफ्फरनगर फसाद मुतासिरीन से मुताल्लिक मुलायम सिंह यादव के बयान की बीजेपी ने शदीद मजम्मत की है। बीजेपी लीडर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि एसपी हुकूमत मुतासिरीन की परेशानी को दूर करने के बजाय उनके जख्मों पर नमक छिड़क रही है। में जो दंगा पीड़ित हैं उनके जख्मों पर मानवीय मरहम लगाने के बजाय सेकुलर सुई चुभोई जा रही है और उस जख्मों पर सेकुलर सुई चुभा करके उस दर्द को और बढ़ाया जा रहा है। उस दर्द को खत्म करने के बजाय उस दर्द को जो है वो और गहरा किया जा रहा है, ताजा किया जा रहा है। ये क्या तमाशा हो रहा है। आप लोगों की लाशों के ढेर पर जिस तरह की सियासत और जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं, उसके बाद आप भाजपा पर आरोप प्रत्यारोप करते हैं। सीपीएम ने मुजफ्फरनगर फसाद मुतासिरीन को इंसाफ दिलाने और रिलीफ कैंपों में राहत पहुंचाने का मुतालबा किया है। सीपीएम लीडर प्रकाश करात और सुभाषनी अली ने आज लखनऊ में उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला अखिलेश यादव से मुलाकात की। उन्होंने अखिलेश यादव को मुजफ्फरनगर फसाद मुतासिरीन की मुश्किलात से वाकिफ कराया। अखिलेश यादव से मुलाकात के बाद प्रकाश करात ने मीडिया को तफसीलात से आगाह किया।
यादव से भी आपकी मुलाकात हुई है, क्या लोकसभा चुनाव से संबंधित किस चीज? सिर्फ मुजफ्फरनगर में अभी जो हालात है, वहाँ जो लोग कैंपों में हैं उनकी जो समस्याएं हैं और उसके लिए राहत और दूसरे काम के बारे में कुछ बातें रखना चाहते थे, इसलिए मिले। मुजफ्फरनगर में कुछ मामले हम उनके संज्ञान में लाना चाहते थे और उनका रिस्पांस भी काफ़ी संतोषजनक था और हम लोगों ने कुछ वहाँ पर राहत के बारे में और कुछ न्याय संबंधी बातें उनके सामने रखी हैं, तो उनका रिस्पांस भी अच्छा था। और दूसरा जो अभी फिरोजाबाद में एक बहुत भयानक सामूहिक बलात्कार का मामला सामने आया है, जिसके पीछे पीड़ित पक्ष लखनऊ में 2 दिन से है, उनको FIR लिखाने में भी बहुत दिक्कत हुई थी और जैसा कि कह रहे हैं कि कुछ राजनीतिक लोग बलात्कारियों की मदद वगैरह कर रहे थे, तो उस पर भी हमने उनसे बातचीत की। सीपीआई लीडर अतुल अंजान के मुताबिक मुलायम सिंह यादव के मामले को सियासी रंग देने के बजाय मुतासरीन की बाजाबातकारी पर तवज्जो मरकूज करना चाहिए। कि प्रशासन को सारी जिम्मेदारी उनके देखभाल की राहत कैंपों में रह रहे लोगों की लेनी होगी और वो ले रहे हैं, लेकिन वो अपर्याप्त है। इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है। इसलिए बहुत अधिक राजनीति न करके वहां आप कोई बच्चे न मरने पाए ठंड से, राहत में शिविरों में रह रहे लोगों की खान पान और उनकी सुरक्षा की उचित व्यवस्था करना राज्य के अखिलेश यादव सरकार की जिम्मेदारी है और अगर इस जिम्मेदारी को पूरा नहीं करते तो उनके तमाम वक्तव्यों पर लोग ध्यान नहीं देंगे। जमीयत उलमा हिंद के जनरल सेक्रेटरी मौलाना महमूद मदनी ने मुलायम के बयान को मुज़हिका करार दिया है। उन्होंने मजीद कहा कि मुलायम सिंह ऐसे बयान देकर अपनी नाकामी को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। हम ये समझते हैं कि या तो उन पर बुढ़ापा आ गया है, सठिया गए हैं वो, इसलिए कि जो इतनी खुली हुई हकीकत है उसको पॉलिटिसाइज करके पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर इल्जाम रखना, अपनी नाकामी को छुपाने की जिस तरह वो कोशिश कर रहे हैं वो बहुत भोंडी है। यानी हैरत की बात है कि वो जो लोग अपने घर छोड़कर, अपना सामान छोड़कर, अपने सर का साया छोड़कर कैंपों में पड़े हुए हैं, उनको वो अफेक्टेड मानने को तैयार नहीं है। तो इससे ज्यादा दुर्भाग्य की, बदनसीबी की बात कुछ नहीं हो सकती उनके जैसे बड़े नेता के लिए। आलिम दीन मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने समाजवादी पार्टी हुकूमत को मुजफ्फरनगर फसाद पर सियासत से गुरेज करने की सलाह दी है। अगर आप देखें तो बड़े पैमाने पर वहां पे राहत पैकेज गवर्नमेंट की तरफ से और मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से पहुंचाया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग कैंप्स में रह रहे हैं। वो क्यों रह रहे हैं, इस बात का इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कि उनके कौन से ऐसे मसाइल हैं जिसकी की वजह से वो अपने घरों में वापस नहीं जा रहे हैं। उन मसाइल को हल करने की जरूरत है, तभी हम समझते हैं कि पूरी तरीके से हालात जो है उनको काबू में लाया जा सकता है। मुजफ्फरनगर फसाद मुतासरीन के रिलीफ कैंपों की सूरत हाल पर हम बात करेंगे नामवर वकील असद हयात से। जी असद हयात साहब, आप मुजफ्फरनगर के फसाद मुतासरीन के लिए लगातार काम कर रहे हैं, इस वक्त वहां की क्या सूरत हाल है? उनको श्रेणियों में बांटा गया है, राबता हमारा मुनक़ते हो गया है। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के वज़ीर आला बनने जा रहे अरविंद केजरीवाल ने सरकारी बंगला और जेड सतह की सिक्योरिटी लेने से इनकार कर दिया है। दिल्ली पुलिस ने केजरीवाल को सिक्योरिटी फराहम कराने से मुताबिक खत लिखा, लेकिन केजरीवाल ने कहा कि उन्हें सिक्योरिटी की कोई जरूरत नहीं है। ख्याल रहे कि आम आदमी पार्टी का मौकफ है कि सिक्योरिटी की जरूरत आवाम को ज्यादा है। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली पुलिस की सख्त सिक्योरिटी लेने से ये कहते हुए इनकार कर दिया कि ईश्वर सबसे बड़ी सिक्योरिटी फराहम कराने वाला है। दरअसल दिल्ली के एडिशनल कमिश्नर सिक्योरिटी वी रंगनाथन ने केजरीवाल को खत लिखकर कहा कि दिल्ली पुलिस दिल्ली के वज़ीर-ए-आला के तौर पर उन्हें सिक्योरिटी फराहम कराती है, जो जेड सतह की सिक्योरिटी होती है। दिल्ली पुलिस के हुक्काम के जरिए इरसाल किए गए खत में उन्होंने कहा
कि चूंकि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के वज़ीर आला बनने जा रहे हैं, लिहाजा ज़ाब्ते के मुताबिक दिल्ली पुलिस को उन्हें सिक्योरिटी फराहम कराने की जरूरत है। लेकिन केजरीवाल ने दिल्ली पुलिस के खत के जवाब में शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि उन्हें किसी तरह की सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है, ना तो एस्कॉर्ट और न ही निजी सिक्योरिटी अफसरों की। क्राउड मैनेजमेंट एक अलग चीज है और सिक्योरिटी एक अलग चीज है, और इस देश में आम जनता की सुरक्षा सबसे पहला विषय है, और इसी के प्रति जनता में एक जबरदस्त आक्रोश है कि तथाकथित सुरक्षा के नाम पर एक भारी तामझाम के साथ हमारे नेता चलते हैं और वो आम आदमी की मूलभूत समस्याओं और उसके सरोकारों से कट जाते हैं। तो जो हमारा स्टैंड है वही हमारा अभी तक भी स्टैंड है कि हम सिक्योरिटी नहीं लेंगे। हालांकि केजरीवाल ने पुलिस से मजमे को कंट्रोल करने के लिए मदद की गुजारिश की है। काबिल गौर है कि इससे कबल भी 2 मौके पर केजरीवाल ने सिक्योरिटी लेने से इनकार कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। नाज़रीन, मुजफ्फरनगर फसाद मुतासिर के रिलीफ कैंपों की सूरत हाल पर हम फिर एक मरतबा बात करेंगे नामवर वकील असद हयात साहब से। जी असद हयात साहब, आप मुजफ्फरनगर के फसाद मुतासिर के लिए लगातार काम कर रहे हैं। हम जानना चाहेंगे कि इस वक्त वहां की क्या सूरत हाल है। यहाँ पर अभी जो मौजूदा सूरत हाल है, यहाँ करीब मुजफ्फरनगर और शामली डिस्ट्रिक्ट के कैंपों में करीब 25,000 से ज्यादा लोग यहाँ पर रह रहे हैं जी, शरणार्थी लोग। और मैं हैरत में हूँ कि इतने बड़े नेता ने ये बात कह दी कि इस कैंपों में भाजपा और कांग्रेस के लोग हैं। ये लोग हर बात को राजनीतिक चश्मे से देखने के आदी हो गए हैं, और अब इतना बड़ा झूठ ये लोग बोलेंगे, इस पर तो मतलब समझ में नहीं आता कि पूरे राजनीतिक जीवन में इन्होंने कमाया क्या है। इनकी सच्चाई पर इतना बड़ा झूठ पर्दा अगर डालने की कोशिश इतना बड़ा नेता करेगा, तो मुझे इनकी पूरी राजनीति पर ही मुझे संदेह लगता है कि इनकी नीयत ठीक नहीं है। यहाँ पर शामली डिस्ट्रिक्ट में, मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट में 25,000 से ज्यादा लोग अभी भी कैंपों में रह रहे हैं, और हमने सुप्रीम कोर्ट में वो स्थिति स्पष्ट की है। सरकार को हलफनामा अपना देंगे, बताएं कि ये जो लोग यहाँ रह रहे हैं वो कहाँ के हैं। अगर भाजपा और कांग्रेस के लोग हैं वो तो उनके नाम पता वल्दिया तो उनका गांव तो बताएंगे वो कि वो भाजपा और कांग्रेस की किस गांव से यहाँ पर आगे रहने के लिए। इतना बड़ा झूठ ये बोल रहे हैं। मैं तो समझता हूँ ये इन्हें राजनीति करने का अधिकार भी नहीं है अगर वो एक सामाजिक विषयों पर और पीड़ितों के बारे में अगर इस तरह की वो बात करते हैं तो। यहाँ जिन अभी तो बहुत हमने ढूंढा है उन परिवारों को जिनको 5-5 लाख रुपए की राहत ये दे रहे हैं सहायता राशि के नाम पर, उनमें 1,000 से ज्यादा परिवार हमने और ढूंढ निकाले हैं जिनके पास वैलिड राशन कार्ड है, जिनको अभी तक पुनर्वास के लिए उन्हें सहायता राशि तक दी नहीं है, सर्वे की लिस्टों में उनके नाम नहीं है। और दूसरी बात, एक ऐसी शर्त इन्होंने लगा दी कि अगर आप गाँव में अपनी संपत्ति का इस्तेमाल करते हुए पाए गए तो ये 5 लाख रुपए वापस ले लेंगे आपसे। जिसके प्रॉपर्टी की वैल्यू गाँव में 5 लाख से कहीं ज्यादा 10 लाख, 15 लाख और 20 लाख के मकान जिनके बने हुए हैं, उनको 5 लाख रुपए का आप देके उनको प्रॉपर्टी यूज करने के अधिकार से वंचित कर रहे हैं। तो क्या आप उनके साथ न्याय कर रहे हैं? ये तो पूरी साजिश है इन लोगों की, और ये पूरी तरह से नंगे हो गए, मैं तो कहता हूँ। असद साहब, मुजफ्फरनगर फसादात और रिलीफ कैंपों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चल रहा है। मुकदमों की नौयत क्या है और कितने मुकदमे चल रहे हैं? देखिए, अलग अलग एनजीओ ने वहाँ पर पिटीशन फाइल की है PIL। हमने भी उसमें हमारी जो बड़ी बहन है चिस्ता जी और हम लोगों ने मिलके पिटीशन फाइल की है PIL। उसमें अभी सबको हियरिंग होनी है, 21 जनवरी उसमें फिक्स है, और 21 जनवरी तक हम कोर्ट को ये बताने वाले हैं कि कितने लोगों को इन्होंने वैलिड राशन कार्ड होल्डर होने के बावजूद कंपनसेशन नहीं दिया और पुनर्वास के लिए पैसा नहीं दिया, और साथ में 50 से ज्यादा कत्ल ऐसे हैं यहाँ पर जिनको कि इन्होंने कम्युनल वायलेंस का कत्ल भी नहीं माना है। ये ढिंडोरा पीट रहे हैं कि 10-10 लाख रुपए हम कत्ल होने वाले लोगों को दे रहे हैं, लेकिन मोर देन 50 मर्डर्स ऐसे हैं, मिसिंग पर्सन ऐसे हैं जिनको इन्होंने अभी तक कम्युनल मर्डर नहीं माना है। ये सरकार की नीयत पर बड़ा भारी प्रश्न खड़ा हो रहा है। हम ये सब सुप्रीम कोर्ट को बताने वाले हैं कि सारी इन्वेस्टिगेशन CBI को ट्रांसफर की जाए, मुकदमों की हियरिंग उत्तर प्रदेश से बाहर की जाए, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह की दबंग राजनीति कर रहे हैं जाट लोग और दूसरे लोग सांप्रदायिक तत्व मिलकर, वो यहाँ पर इस बात को संदेह प्रकट कर रही है कि कोई निष्पक्ष ट्रायल हो पाएगा या गवाह स्वतंत्र रूप से अपनी गवाही दे पाएंगे। ये सारी स्थिति हम सुप्रीम कोर्ट को बताने वाले हैं 21 जनवरी से पहले। जी, हम ये जानना चाहेंगे मुजफ्फरनगर फसाद और रिलीफ कैंपों को लेकर, जैसा कि आपने बताया सियासत चल रही है, इससे राहती कामों पर कितना असर पड़ रहा है? देखिए, सरकार तो राहत कर ही नहीं रही। जो प्राइवेट लोग हैं, NGO हैं, वही के सब राहत वहाँ पे दे रहे हैं। जो सरकार 25,000 लोगों के कैंपों को घटाकर सिर्फ 4 या 5 मान रही हो, और एक कैंप में जिनकी तादाद 1,000 बता रही हो, जबकि उस कैंप में आज जाके देखी तो 7-8 हजार आदमी मौजूद हैं, तो ऐसे लोगों से हम क्या मुतासिर करें कि वो राहत दे रहे होंगे?
सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद इन्होंने कोई राहत सामग्री सेटिस्फैक्ट्री नहीं बांटी है। इनकी नजर में सिर्फ 4 ही कैंप हैं, जबकि यहाँ 25 से 30 कैंप यहाँ चल रहे हैं प्राइवेट जगहों पर। और मुझे तो हैरत है कि वो 10 मिनिस्टर्स की जो लिस्ट इन्होंने अभी रिपोर्ट दी थी शिवपाल जी और उनके 10 मंत्रियों ने, वो भी झूठ का पुलंदा साबित हुई। जी ये जानना चाहेंगे ऐसा साहब, जिस तरह आपने बताया कि जो सियासत चल रही है इस सिलसिले में, मुतासिरीन का आपने मुलाकात की है, क्या कहना है उनका? देखिए, मुतासिरीन तो बहुत बेहद मायूस है, लेकिन हमने सिर्फ यही भरोसा पैदा किया हुआ है कि न्यायपालिका पर विश्वास रखो, अपनी बात न्यायपालिका में कहेंगे और वहीं से हमें न्याय मिलने की उम्मीद है। राजनीतिक लोग तो झूठ बोल रहे हैं और पर्दा डाल रहे हैं सच्चाई पर। बहरहाल जब तक जिंदगी है तब तक उम्मीद है, मायूसी तो कुफ्र है और हम इंशाल्लाह जो है मायूस नहीं होंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया असद हयात साहब हमसे गुफ्तगू करने के लिए। नाज़रीन, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेते हैं एक मुख्तसर सा वक्फा। अपनाइए मिला स्किन क्रीम। इसको सिर्फ रात में इस्तेमाल करने से आपको मिले फेस प्रॉब्लम से आजादी। अब फेस प्रॉब्लम को कहिए बाय बाय। एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा खबरनामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। सामाजिक कारकुन अन्ना हजारे खराबी सेहत की वजह से अरविंद केजरीवाल के लबरदारी तकरीब में शिरकत नहीं करेंगे। हालांकि अन्ना हजारे ने वाज़ेह किया कि इस ज़िम्न में उन्हें केजरीवाल की जानिब से अभी तक दावतनामा मौसूल नहीं हुआ है। ग्रह का प्रोग्राम है तो उसका लेटर आपको आया है, इन्विटेशन आया है उसका कुछ? नहीं, अभी लेटर तो नहीं आया, लेकिन 26 तारीख को बात करूंगा। आप जाने वाले हैं प्रोग्राम को? अगर लेटर नहीं, अभी तो मेरा तबियत ठीक नहीं है। क्या आप प्रोग्राम को जाने की संभावना है? नहीं, तबियत ठीक नहीं, इसलिए नहीं जा सकूंगा। सर, अन्ना आपने लेटर लिखा है केजरीवाल को? अन्ना को कोई शुभ संदेश वगैरह लिखा है आपने? नहीं, मैं अभी हिंद पाक के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस की वाघा अटारी सरहद पर मीटिंग हुई। इस मीटिंग का अहम मकसद लाइन ऑफ कंट्रोल पर कशीदगी को कम करना और क़याम अमन को यकीनी बनाना है। लेफ्टिनेंट जनरल विनोद भाटिया ने हिंदुस्तान की नुमाइंदगी की, जबकि मेजर जनरल आमिर रियाज ने पाकिस्तान की तरफ से इस इजलास में शिरकत की। दोनों तरफ से एक ब्रिगेडियर और 3 लेफ्टिनेंट जनरल भी इस इजलास में मौजूद थे। हिंद पाक के डीजीएमओ की 14 साल बाद मीटिंग हुई। इससे पहले 1999 में करगिल जंग के बाद दोनों मुल्कों के डीजीएमओ की मीटिंग हुई थी। गंडवा जेल से फरार होने वाले सीमी से ताल्लुक रखने वाले 3 मुश्तबा दहशतगर्दों को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है। इन मुश्तबा दहशतगर्दों को मध्य प्रदेश के बरवानी से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार अफराद में अबू फैजल भी शामिल है। बरवानी के एडिशनल एसपी ने इस खबर की तस्दीक की है। जिनसी हरासनी के इल्जामात का सामना कर रहे सुप्रीम कोर्ट के साबिक जस्टिस ए.के. गांगुली की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो सकता है। जिनसी हरासनी की मुतासरा लड़की ने जस्टिस गांगुली के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराने का इशारा दिया है। मुतासरा लड़की ने एक ब्लॉग पर अपने तासुरात का इजहार करते हुए जस्टिस गांगुली को निशाना बनाया है। जस्टिस गांगुली की जानिब से जिनसी हरासनी के इल्जामात को मुस्तरद किए जाने के बाद मुतासरा लड़की के ये तासुरात सामने आए हैं। वाज़ेह है कि कल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एक मकतूब रवाना करते हुए जस्टिस गांगुली ने उन पर लगाए गए इल्जामात को मुस्तरद कर दिया था। वहीं तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि जस्टिस गांगुली किसी को भी खत रवाना करें, टीएमसी गांगुली से इस्तीफे का मुतालबा जारी रखेगी। दूसरी जानिब सीपीआई ने मुतासरा लॉ इंटर्न से पुलिस में शिकायत दर्ज कराने की अपील की है। गांगुली का चिट्ठी का कोई मतलब नहीं है। जस्टिस गांगुली को अगर कुछ करना है तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट में जाके कहे, हमारा कोई आपत्ति नहीं है।
अभी तो केस उनको खिलाफ चालू नहीं हुआ। अगर केस होता तो वो कोर्ट के सामने जाकर कह सकते हैं, उनको चिट्ठी लिखने का अधिकार है। लेकिन हमारा जो पहले का मांग था कि नैतिकता के आधार पर उनको हट जाना चाहिए वेस्ट बंगाल ह्यूमन राइट्स कमीशन का, उसमें हम अड़े हुए हैं। जस्टिस गांगुली के संबंध में पीड़िता लॉ इंटर्न को अब देर नहीं करनी चाहिए। बहुत देरी हो चुकी है। ये ट्विटर से और ईमेल से मुकदमे नहीं दायर होते। भारतीय सीआरपीसी और की प्रक्रिया है। लॉ इंटर्न होने के नाते उन्हें सब पता है। अब उन्हें खुद हिम्मत करके आगे आकर के जस्टिस गांगुली के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट करानी चाहिए। नहीं तो जस्टिस गांगुली तरह तरह के आर्गुमेंट, तरह तरह की बातें कह करके भ्रमित करते रहेंगे। सीनियर वकील आभा सिंह ने जस्टिस गांगुली के जरिए सीजेआई को लिखे गए खत पर सख्त तनकीद की है। आभा सिंह के मुताबिक जस्टिस गांगुली ने खत में जो दलील पेश की है वो बेवजह है। जस्टिस सथाशिवम ने जो 3 सिटिंग जज की कमेटी बनाई थी, उसके सामने जस्टिस गांगुली को पूरा समय दिया गया अपना से कहने के लिए, और उसके बाद ही जो है ये चीजें मीडिया में आई, उनका नाम आया। और ये जस्टिस गांगुली का कहना कि वो 2G के जज थे और इसलिए लोग उनके खिलाफ ये कर रहे हैं, वो सही नहीं है। क्योंकि इस इंटर्न का सिर्फ स्टेटमेंट नहीं है, इसके साथ कोरॉबोरेटिव एविडेंस है, इसके साथ वो स्टेटमेंट्स है कि जो बाकी फेडरेशन के लोग उस कमरे में थे और बाकी जिस तरह से वो लड़की बाहर गई है। तो ये कहना कि 2G की वजह से है, सरासर गलत है। जस्टिस गांगुली को समय दिया गया था अपनी कंप्लेंट देने का, अपनी स्टेटमेंट देने का। और 154 सीआरपीसी साफ कहता है कि स्टेटमेंट से ही पुलिस एफआईआर नहीं कर सकती। अगर पुलिस को कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है कॉग्निजेबल ऑफेंस की, और इसमें एक ये कॉग्निजेबल ऑफेंस बनता है, तो जस्टिस गांगुली सही नहीं है और वो मीडिया को भ्रमित करना चाह रहे हैं ये कह के उनको। मरकजी वज़ीर पेट्रोलियम वज़ीर वीरप्पा मोइली ने वजारत माहौलियात और जंगलात का इजाफी चार्ज लिया। वाज़ेह है कि जयंती नटराजन ने वज़ीर माहौलियात और जंगलात की वजारत से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद वीरप्पा मोइली को वजारत माहौलियात और जंगलात का इजाफी कलमदान दिया गया था। To perform the duty of a regulator, the rules of the game will have to be strictly followed. I don't think, it can be done because as far as possible, nothing should be left for the discretion. I think we need to, not only conform to the rules of game, but also, we'll have to ensure that, we also allow things to happen. दिल्ली में आज भी गहरा कोहरा छाया रहा। कोहरे के सबब इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर परवाजें मुतासिर रहीं। हुकाम के मुताबिक अबूधाबी और इस्तांबुल से आने वाली परवाजों को इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर लैंड करने की इजाजत नहीं दी गई। हुकाम का कहना है कि 200 मीटर के फासले तक कोहरा छाया हुआ है, इसलिए तैयारों को लैंडिंग की इजाजत नहीं दी गई है। बैनुल-अक़वामी खबरों की तरफ आते हैं। शाम में फौज और बागियों के बीच जारी तशद्दुद में रोज बरोज आम शहरियों की हलाकतों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। शामी फौज ने शुमाल में बागियों के कब्जे वाले हल्ब शहर और तुर्की की सरहद पर हेलीकॉप्टर से फिजाई कार्रवाई करते हुए बम बरसाए, जिसके नतीजे में 45 अफराद हलाक हो गए। शामी फौज ने हमले में बैरल बमों का इस्तेमाल किया। गुज़िश्ता इतवार को भी शामी फौज की फिजाई कार्रवाई में हलब शहर में 65 अफराद हलाक हुए थे। हलब में फिजाई कार्रवाई और आम शहरियों की हलाकत पर अमरीका ने शामी फौज की मजम्मत की है। उधर मिस्र के दारुल हुकूमत कायरा के शुमाल में वाक़े एक पुलिस हेडक्वार्टर में हुए बम धमाके में कम से कम 14 अफराद हलाक हो गए हैं। एक न्यूज एजेंसी के मुताबिक कल रात कायरा के शुमाल में वाक़े नाइल डेल्टा के पुलिस हेडक्वार्टर में बम धमाके किए गए। महलूकीन में पुलिस एहलकारों की अक्सरियत है। इंतजामिया ने महलूकीन की तादाद में इजाफे का खदशा जाहिर किया है। मिस्र में मुर्सी आर्मी ग्रुप ने तरमीमशुदा आइन की मंजूरी के लिए जनवरी में होने वाले रेफरेंडम के बाइकाट का ऐलान किया है।
मिस्र के बरतरफ सदर मोहम्मद मुर्सी के हामी इत्तेहाद के एक लीडर ने मुजवजा रेफरेंडम को कानूनी तौर पर बेअसर बताया। उन्होंने कहा कि पुरअमन जराये का इस्तेमाल करते हुए गैर आईनी रेफरेंडम के बायकाट के लिए मिस्री अवाम को कायल करने की कोशिश की जाएगी। मुजवजा रेफरेंडम अबूरी हुकूमत का पहला इम्तिहान है जिससे उन्हें मुल्क की अक्सरियत की नुमाइंदगी का कानूनी जवाब पेश करना है। खबरनामे में फिलहाल इतना ही। आदाब। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया हमदर्द चिग्रीन और अपने लीवर को बनाइए स्ट्रॉन्ग। उभरते कश्मीर के अनछुए पहलू, नई सोचो फिक्र, मुनफरिद तहजीब और रिवायात जिनसे फूट पड़ते हैं कश्मीरियत के रंग। देखिए कश्मीर एक्सप्रेस पीर की रात 8 बजे और मंगल की शाम 6 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं बांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। दुनियाए शेर सुखन को चौंका देने वाले शायर का नाम है दोस्तों तनवीर गाजी। मैं हजरत राज बालापुरी के इन 2 मिसरों से उनका यहाँ पर खैर मकदम करता हूँ कि खूफिशा दौर की तस्वीर कशी करनी है, खूफिशा दौर की तस्वीर कशी करनी है। ऐ गजल हम तेरे आदाब निभाए कैसे, ऐ गजल हम तेरे आदाब निभाए कैसे। जनाब तनवीर गाजी। अर्ज किया दोस्तों के वो हमें मिटा के चला गया, वो हमें मिटा के चला गया, वो हमें मिटा के चला गया, हम उसे सदा भी न दे सके। वो हमें मिटा के चला गया, वो हमें मिटा के चला गया, हम उसे वो हमें मिटा के चला गया, हम उसे सदा भी न दे सके। वो हमें बहुत ही अजीज था, उसे बद्दुआ भी न दे सके। बहुत अच्छे दिन भाई, बहुत अच्छे। जी जी शुक्रिया, इसी तरह सुनते रहे, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। वो हमें मिटा के चला गया, नवाजिश, वाह 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 वाह, हम उसे सदा भी न दे सके। वो हमें बहुत ही अजीज था, उसे बद्दुआ भी न दे सके। देखिए कि मैं तन्हाई की जलती धूप में अब रह नहीं सकता, मैं तन्हाई की जलती धूप में, मैं तन्हाई की जलती धूप में अब रह नहीं सकता, मैं तन्हाई की जलती धूप में अब रह नहीं सकता। ये दिल की बात लेकिन छांव से तो कह नहीं सकता। अच्छा है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे धन्यवाद, बहुत अच्छा, वाह 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 वाह। मैं तन्हाई की जलती धूप में अब रह नहीं सकता, ये दिल की बात लेकिन छांव से तो कह नहीं सकता। मैं लहरों पर सवार एक नारियल हूँ, पेड़ से बिछड़ा। मैं तन्हाई की जलती धूप में अब रह नहीं सकता, ये दिल की बात लेकिन छांव से तो कह नहीं सकता। मैं लहरों पर सवार एक नारियल हूँ, पेड़ से बिछड़ा। मैं चाहूं भी तो पीछे की तरफ अब बह नहीं सकता। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वाह 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 वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। मैं तन्हाई की जलती धूप में अब रह नहीं सकता, वाह 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 वाह, ये दिल की बात लेकिन छांव से तो कह नहीं सकता। मैं लहरों पर सवार एक नारियल हूँ, पेड़ से बिछड़ा। मैं लहरों पर सवार एक नारियल हूँ, पेड़ से बिछड़ा। मैं चाहूं भी तो पीछे की तरफ अब बह नहीं सकता। सुने हजरात, इसी तरह सुनते रहे कि हवा बनकर। जी जी, नवाजिश करें, मेहरबानी। नईम अख्तर साहब की दाद मेरे लिए सनद की हैसियत रखती है, मैं शुक्रगुजार हूं उनका। इसी तरह आप लोग सुने कि हवा बनकर मेरे पास आ, तुझे खुशबू बना दूंगा।
हवा बनकर मेरे पास आ, हवा बनकर मेरे पास आ, तुझे खुशबू